कि भाई पढ़ाई नहीं करी जाती है। मैंने पहली बार सुना ये कि भाई बसंत पंचमी पे पढ़ाई भी नहीं करी जाती है। हमारे यहाँ तो ये होता था कि बसंत पंचमी पे और ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। एक तो पीले कपड़े पहनते थे, वैसे पढ़ाई तो नहीं करते थे। मैच खेलने जाते थे। अभी भी मुझे याद है एक पीली कलर की टी शर्ट थी मेरे पास, और एकदम पहन के मैं एकदम एक्साइटेड होके मैच खेलने गया था। लेकिन हाँ, अगर स्कूल होता तो पता नहीं छुट्टी होती ना बसंत पंचमी की, तो हाँ तो फिर पढ़ते तो नहीं थे खैर। छुट्टी में कौन पढ़ता है भाई। अभी भी सर वी वांट जस्टिस वी वांट छुट्टी। तो बेटा अभी मैं देख रहा था कि सर आज किताब, कि बेटा किताब खोलने से अगर मना किया गया है तो किताब खोलने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर खोल लो और पढ़ लो। किताब खोलने के लिए तुमको कौन बोल रहा है। वैसे भी आज का लेक्चर एकदम छोटू सा लेक्चर होने वाला है। इकोनॉमिक्स आज से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, और बेसिक्स एकदम बेसिक होगा, सबसे छोटा लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, और पढ़ने के लिए किताब खोलने की तो थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ आपको अपना लैपटॉप या मोबाइल खोलना है बस, है ना। और हाथों में चप्पल लेके भागते थे वो नहीं बताया। अच्छा, ये तो नहीं करते थे बेटा तुम करते हो, हमें हमें पता नहीं। सर शुरू करो, आज अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो आप। अच्छा। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी आज करने वाले हैं, यानी अर्थशास्त्र का जो बेसिक्स है उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक्स होती है, ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि इन जनरल अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इसमें इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि एक और एक चीज़ कि इसकी जो हिंदी पीडीएफ है, जो लोग बैच में हैं तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में एज यूजुअल अपलोड की जा चुकी है, तो आप प्लीज़ उसको भी वहाँ से डाउनलोड करके देखते जाएं। वैसे तो आपको बताता चलूँगा, लेकिन अगर बाई चांस ना बताऊँ तो वहाँ से आप देखते रहेंगे। पूरा हिंदी में वो अपलोडेड है आपका पीडीएफ वहाँ पर, ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसको बोलते हैं, इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। माइक्रो और मैक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जब हम बहुत छोटे लेवल पे, छोटे लेवल का मतलब है इंडिविजुअल या फिर बिजनेस लेवल पे इकोनॉमी को इवेलुएट करें, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये जानना चाहें कि इंडिविजुअल कोई चीज़ खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, डिमांड और सप्लाई किस तरह से काम करती है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं बड़े कॉन्सेप्ट, जैसे कि इनकम, इन्फ्लेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी आप बोलो, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं, जहाँ पर हम एक एग्रीगेट लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं, जहाँ पर हम एग्रीगेट संगठित तौर से चीज़ों को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को, जिन्होंने बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है जॉन मेनार्ड किनेस को, जिन्होंने किताब लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक किसने लिखी है, जॉन मेनार्ड किनेस ने। एडम स्मिथ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा डिफरेंस कि इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में बाइफर्केट करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हम छोटे लेवल पे चीज़ें पढ़ते हैं, छोटे से मतलब है कि इंडिविजुअल लेवल पे या फिर एक बिजनेस लेवल पे कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से काम करती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होगा आपका। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, और फोकस होता है ऑन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट और द कंट्रीज टेक टू इन्फ्लुएंस दी ब्रॉडर इकोनॉमीज। तो यानी कि इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम तो हो ही गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आती हैं। फादर किसको बोलते हैं माइक्रो का, एडम स्मिथ को, और मैक्रो का बोलते हैं जॉन मेनार्ड किनीस को। एडम स्मिथ को हम फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें कि इनविजिबल हैंड्स की चर्चा करते हैं ये, ठीक है, कि किस तरह से जो यूथ होता है, जो नौजवान होता है, वो किस तरह से जब अपनी हेल्प करता है
तो कलेक्टिवली वो हमारे पूरे एक तरह से देश की हेल्प कर रहा है, पूरे एक तरह से कंट्री की वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, किस लेवल पे होता है। ठीक है, तो दो लेवल पे होता है, एक तो होता है सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड, और दूसरा होता है मार्केट लेवल पर। मतलब देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कौन कर रहा है। अब इकोनॉमिक्स है ही पूरी इसी चीज़ में घूमती रहती है इर्द गिर्द कि किस तरह से जो हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि इस रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिमांड है, वो एकदम उसमें तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा तुमको क्या चाहिए, तो कोई उसका क्या लिमिट है, क्या क्या चाहिए, तुम अभी न जाने कितनी सारी चीज़ें गिना दोगे। लेकिन मैं तुमसे बोलूँ बेटा सिर्फ 6,000 रुपये हैं तुम्हारे पास, अब 6,000 में तुम क्या लोगे बताओ। तो 6,000 में तुम एक चमचमाती हुई टी शर्ट ले सकते हो, या फिर हो सकता है जूते ले सकते हो, या फिर हो सकता है कि एक सेकेंड हैंड मोबाइल ले सकते हो। तो कुछ जो है सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते हो। यानी कि इकोनॉमिक्स है ही ये इसी चीज़ पे बेस कि किस तरह से स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में हम डिमांड को अब मैनेज करते हैं। तो अगर ये काम गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, यानी कि कोई अथॉरिटी कर रही है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड। ठीक है, और अगर मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से फ्री इंटरैक्शन हो रहा है, फ्री इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या हो गया भाई, ये रेशन रेशन क्या लिख रहे हो। तो ये सेंट्रली प्लान्ड की अगर बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट यानी कि कंट्रोल कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाइना आप ले लीजिए, तो चाइना में ठीक है मार्केट फोर्सेस तो हैं, बट मेनली वहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट करती है कि किस तरह से प्रोडक्शन होगा, किस तरह से कंजम्पशन होगा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। फ्री इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला, मार्केट में गए कि भाई मुझे टमाटर चाहिए, तो एक बंदे ने टमाटर प्रोड्यूस कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि भाई टमाटर की डिमांड और बढ़ गई है, तो इसने और ज़्यादा टमाटर को प्रोड्यूस किया। तो मतलब अपने हिसाब से फ्रीली फ्लो हो रही है इकोनॉमी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको डिवाइड किया सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट, इसी को हम थोड़ा सा और बेटर टर्म दे देते हैं, दैट इज कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक। ठीक है, वैसे तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है हमारे, एक तो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजीवाद, आप जानते हैं, हिंदी में आप देखते चलेंगे, गवर्नमेंट हैज़ नो शेयर होल्डिंग। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती। गवर्नमेंट का कोई शेयर होल्डिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्लानिंग नहीं कर रही है, चीज़ें सेंट्रली प्लान नहीं है, चीज़ें फ्रीली फ्लो हो रही हैं। जो इंटरेक्शन हो रहे हैं इंडिविजुअल्स के, इंडिविजुअल कौन है, ये बनाने वाला, ठीक है, यानी कि एक तो कंज्यूम करने वाला और एक बनाने वाला, कंजम्पशन करने वाला और प्रोड्यूस करने वाला। इन दोनों का जिस हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस भी चीज़ की डिमांड आ रही है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि डिमांड आ रही है भाई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड आ रही है, तो अब जैसे कि डिमांड बढ़ेगी, तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकल के आएंगे सामने, लोग बनाना उनको स्टार्ट करेंगे। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, इंटरप्ले हो रहा है चीज़ों का, है नहीं। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पर इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर इकोनॉमी चलती है। सोशलिस्टिक की अगर बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर हैज़ नो ओनरशिप, यानी कि ये मतलब एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है। कैपिटलिस्टिक का मतलब ये गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर शेयर होल्डिंग नहीं है, पूरा प्राइवेट ही ओनरशिप है। सोशलिस्टिक की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर हैज़ नो ओनरशिप, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास कोई ओनरशिप नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें रेगुलेट कर रही है लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कि भाई लोगों को रोड की आवश्यकता है, लोगों को बिजली की आवश्यकता है, तो वो अपने हिसाब से जिन जिन चीज़ों को उसको लगता है कि यहाँ पर लोगों की उसको नेसेसिटी है, तो उसको हम सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। और मिक्स्ड की अगर बात करेंगे तो जहाँ पर दोनों चीज़ें चलती हैं, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक, उसको मिक्स्ड बोलते हैं। जैसे इंडिया, अब इंडिया में चलो पहले हम ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, देन हम इंडिया के एग्जाम्पल पे आएंगे। तो कैपिटलिस्टिक में अगर हम देखें तो ओनरशिप किसकी है, प्राइवेट की है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ओनरशिप आप लिखेंगे, ओनरशिप, ठीक है, तो ओनरशिप यहाँ पर प्राइवेट की है, यहाँ पब्लिक। पब्लिक का मतलब ध्यान रखिएगा इकोनॉमी में गवर्नमेंट होता है।
ठीक है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट। और मिक्स्ड में दोनों का होता है। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है कैपिटलिस्टिक में? प्रॉफिट होता है, यानी कि मेन तो भाई एक जो इकोनॉमिक मोटिव होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप है, तो प्राइवेट बिना प्रॉफिट के तो काम करेगा नहीं। अब मान लो कि कोई एक बंदा आया और वो ये बोलता है कि मुझे इस चीज़ की डिमांड है, और वो सिर्फ वही बोल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलता है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मुझे एक इस तरह का कंप्यूटर चाहिए कि भाई इसमें ये सारी चीज़ें हो जाएं बस, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये सुना और मुझे लगा कि यार ये सारा बनाने में तो लागत आएगी कितनी, बनाने में लागत आएगी 50,000, ये बंदा तो कितना देगा 40,000, तो मैं क्यों प्रोड्यूस करूंगा उसको। या फिर फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये 60,000 रुपये देगा, तो मैं 10,000 के लिए क्यों प्रोड्यूस करूंगा। अगर मुझे लगे कि यार इसकी जो डिमांड है तो बहुत डिमांड है, मोटा प्रॉफिट में कमा सकता हूँ, तो ही प्रोड्यूस करूंगा ना। तो कैपिटलिस्टिक में जो मोटिव होता है वो होता है कि भाई प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। आपको भी पता है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहाँ उतना ही कंपटीशन होता है मार्केट में। सोशलिस्टिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है, लोगों का भला करना, लोगों की भलाई। कि भाई अभी मैंने आपको बताया सोशलिस्टिक मतलब जहाँ पर प्राइवेट की ओनरशिप नहीं, यानी सेंट्रली प्लान्ड है, यानी कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से पब्लिक गुड्स क्रिएट करती है लोगों के वेलफेयर के लिए। और मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों होता है। गवर्नमेंट के यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहाँ पर लिमिटेड रोल होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अनइक्वल होता है, क्योंकि भाई अगर जो प्रोड्यूसर है वो धीरे 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 उसके पास प्रॉफिट जाएगा, और जो एक तरह से कंज्यूम कर रहा है उसके पास से एक तरह से इनकम जा रही है, जैसे कि उसी को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी बढ़ना, है ना। जो हमारी अपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वो बोलती रहती हैं अंबानी अडानी के पास सारा पैसा जा रहा है और भारत में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ऐसा मानता है, ठीक है। तो वो आप एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो कैपिटलिस्टिक में, कि जहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अंबानी जी की अगर बात कर लें, और जैसे हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लें, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही कम प्लेयर्स है, गिने चुने हैं। एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल तो खैर सोशलिस्ट मतलब एक पब्लिक है ना, गवर्नमेंट ओन्ड है वो। तो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, यानी कि जितने भी लोग रिचार्ज करवा रहे हैं मोबाइल में, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इन्हीं लोगों के पास में, राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट के हाथ में जाता तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल को दिया आपने, तो बीएसएनएल को दिया तो वो गवर्नमेंट ओन्ड है, तब वो गवर्नमेंट ओन्ड है तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, गवर्नमेंट उसको फर्दर बाकी एक्टिविटीज़ में लगाएगी। अब इससे आप ये अज्यूम मत कर लेना कि कैपिटलिस्टिक बेकार होता है, सोशलिस्टिक अच्छा होता है, सच कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स में ही जाएंगे तो कैपिटलिस्टिक का भी प्रो है। क्या प्रो है? क्योंकि सोशलिस्टिक मेनली पॉपुलिस्टिक नेचर होता है। पॉपुलिस्टिक का मतलब होता है जैसे कि फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, फ्री ये दे देंगे, फ्री वो देंगे, आप सुनते रहते हो ना, फ्री हमें 1,000 रुपये देंगे, फ्री 1,500 रुपये देंगे। तो गवर्नमेंट जो है चुनाव के टाइम पे आते ही लुटाना शुरू कर देती है। सिर्फ चुनाव उसका मकसद होता है कि भाई बस हम जीत जाएं, बस बने रहें सत्ता में। और मान लो अगर सत्ता चेंज हो गई तो सारी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा तो गवर्नमेंट का भी नहीं ना, वो तो टैक्स पेयर का है। कैपिटलिस्टिक में अगर आप देखेंगे तो भले इनइक्वालिटी है, लेकिन आप देखिए इंडस्ट्रीज़ अगर सेटअप होंगी, उद्योग लगेंगे, ठीक है, बिजनेस खड़े होंगे, तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भले इनइक्वालिटी जनरेट होगी, लेकिन अगर मान लो कि किसी के हाथ में अभी 0 रुपये था, ठीक है, मान लेते हैं कि 0 रुपये, या फिर मान लेते हैं किसी के हाथ में 10 रुपये है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर टाइप है, इसके पास है 50 रुपये, ठीक है। अब मान लो इसने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, उसने 50 का बना लिया, मान लेते हैं कि 1,000, ठीक है, 5,000 बना लिया, और इसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो इसका 10 का 100 हो गया। तो इनइक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उस बंदे ने तो यहाँ पर इस पूरे में, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि इसमें उसका भी तो पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर। तो कैपिटलिस्टिक ऐसा नहीं कि मतलब बेकार ही होता है, या फिर बहुत अच्छा ही है बेकार है, सोशलिस्टिक अच्छा है बेकार है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में पहले, यानी कि जब हम बोल सकते हैं कि आज़ाद हुए थे, तो उस टाइम तक, खासकर 1991 तक, हम बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक टाइप थे। हम थोड़ा सा यूएसएसआर से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और हम पूरी तरह से, फिर बहुत हद तक हम सोशलिस्टिक थे, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर को खेलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। 1991 में हमें जॉल्ट लगा, हम इसके बारे में आगे इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे क्यों लगा, कैसे लगा। तो बस आप ये समझ लीजिए 1991 में इंडिया को बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा था। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं वो टर्म्स यूज़ करूँगा नहीं। तो उसके बाद हमने कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की कोशिश करी, क्योंकि कैपिटलिज्म होगा तो थोड़ा और इंडस्ट्री सेटअप होंगे, बिजनेसेस खड़े होंगे, और इसी वजह से आप देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाह रही है, ठीक है।
ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कैपिटलिस्टिक में ना, किसमें थे यार हम, हम्म, तो सोशलिस्टिक में एक तरह से गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट पूरी तरह से रेगुलेट करना चाह रही है, जो हमारे इंडिया में पहले था। लेकिन 1991 में हमने क्या किया, अब लाइसेंस राज क्या था वो भी हम समझेंगे कि भाई पहले ये था कि अगर किसी को इंडस्ट्री, कोई उद्योग खड़ा करना है तो उसको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। अब जिसके पास, अब लाइसेंस लेने के लिए भी तुमको गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर काटने पड़ेंगे, घूस देनी पड़ेगी, जिसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म करी थी किसने, हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं, जिनके भी रिसेंट में डेथ हुई है, तो उसी के लिए मनमोहन सिंह को जाना जाता है कि उन्होंने ये एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे। अगेन यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करना, बस ये स्लाइड बना हुआ है, डिस्कस हम बाद में करेंगे इसको, 5 ईयर प्लान में भी डिस्कस करेंगे, और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, भुगतान संतुलन जिसको बोलते हैं। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। भले कैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर थे वो, मतलब जैसे भी हों, लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के, ठीक है, तो ही इज़ कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर टिल डेट इंडिया हैज़ रिसीव्ड, ठीक है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी तुरंत इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकता है, कोई भी उद्योग खड़ा कर सकता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें कैपिटलिस्टिक में कंप्लीट होती है, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने देखा था कि फ्री इंटरैक्शन से चलता है। किसके फ्री इंटरैक्शन के, इंडिविजुअल के फ्री इंटरैक्शन से। अब इंडिविजुअल में खरीदार भी होता है और जो बेचता है वो भी होता है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम कंप्लीट होती है, इसका मतलब ये है कि हर किसी को पूरी तरह से आज़ादी है कि वो एक तरह से कोई उद्योग खड़ा कर सकता है और चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है और सेल कर सकता है। सोशलिस्टिक में क्या होता है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा के रखे होते हैं, उसको बोलते हैं लैक ऑफ फ्रीडम। जैसे इंडिया में था 1991 तक, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में था, आज भी है, लेकिन पूरी तरह से, मतलब आज तो काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खोल दिया गया है प्राइवेट के लिए, लेकिन तब बहुत ज़्यादा थी 1991 से पहले, कि आप यहाँ पर प्राइवेट कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, इस सेक्टर में नहीं इस्टेब्लिश कर सकता, पहले ज़्यादा था, ठीक है। यानी कि मिक्स में क्या होता है, लिमिटेड फ्रीडम होती है, एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया। तो ये आपके डिफरेंसेस होते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जब गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग बेचती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। खैर वो चीज़ अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग देखेंगे जब रेवेन्यू रसीट, कैपिटल रसीट, ये सब देखेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब ये आते हैं पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में अंतर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ रोड, और एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं कार, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कार और एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ रोड, तो इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों ही एक तरह से हम देखें तो गुड हैं, ठीक है, रोड भी है कार भी है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि जो रोड है वो पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड का मतलब है गवर्नमेंट ने क्रिएट किया एक तरह से, ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। और प्राइवेट गुड का मतलब है वो मैंने, यानी कि किसी प्राइवेट ने उसको खरीद रखा है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो प्राइवेट गुड होता है वो राइवलरस नेचर क्या होता है, और जो पब्लिक गुड होता है वो नॉन राइवलरस होता है। इसका क्या मतलब होता है राइवलरस और नॉन राइवलरस का, राइवलरस का मतलब ये होता है, और हिंदी में ये वाला सेक्शन नहीं होगा आई थिंक, ठीक है, तो ऐड कर लेना इसको। तो राइवलरस की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू ओनली वन पर्सन, और नॉन राइवल्स मतलब प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू ऑल। इसका मतलब सिंपल ये है कि ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कोई राइवलरी है। जैसे कि अगर आप रोड यूज़ कर रहे हो तो वो रोड मेरे लिए भी है, वो रोड सब के लिए है, ऐसा किसी एक बंदे के लिए नहीं है। और अगर प्राइवेट गुड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कार खरीद रखी है तो वो ऐसा तो है नहीं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, की आओ तुम भी चलाओ और जाओ। पब्लिक गुड में क्या होता है, पब्लिक गुड में हमें फ्री राइडरशिप देखने को मिलती है। फ्री राइडरशिप वही होती है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और कोई ज़्यादा किसी को लोड लेने का दिक्कत है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट का क्या हाल होता है रेलवेज़ वगैरह में, जाते हैं ना आप रेलवेज़ में, तो क्या हाल होता है उनका हाल किस लिए होता है, अरे हमारा थोड़ी ना है, ये होता है मेंटालिटी, ठीक है। अब दो तरह की मेंटालिटी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में तो यही मेंटालिटी होती है कि भाई हमारा थोड़ी ना है। जैसे मान लो कि कुछ लगा हुआ है, जैसे तुमने देखा होगा कि चद्दर उठा ले जाते हैं रेलवे में, कुछ हैंडल उखाड़ के ले गए, टॉयलेट पूरा ऐसे ही सब खराब कर रखा है, क्यों, हमारा थोड़ी ना है। तो इसी को बोलते हैं मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी कि फ्री राइडरशिप, ठीक है। और ये एक तरह से हमारी कहीं ना कहीं सिविक सेंस को भी दिखाता है, ठीक है। सिविक सेंस का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा है तब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत बेकार है, भले हम चाहे जितनी धार्मिक कंट्री है, भले हम जितनी धार्मिक बातें कर लें, लेकिन हैं तो हम, मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लैकिंग है हमारे इंडियन सोसाइटी में, जो सिविक सेंस वाली चीज़ है कि भाई जब कोई नहीं देख रहा है तब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। कि मान लो कि कोई सी
जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो अब आप हो और एक बंदा कोई आपसे कुछ काम करवाने के लिए आया और कोई देख नहीं रहा, कोई सीसीटीवी कुछ नहीं लगा आपको, ठीक है। अब आप, एक तो ये है कि भाई उससे घूस मांगो, ठीक है, तो वो दिखाता है कि आपका सिविक सेंस कैसा है ना, कि सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा कि भाई, है ना, कि भगवान से डरो, और ये हमें सिविक सेंस भी दिखाने की आवश्यकता है। अखिल बेटा किससे पैसे लेके आए हो ये बताओ पहले तुम आज, हैं, क्यों, किससे पैसे लेके आओ ये बताओ तुम। हाँ, अब देखो यहाँ यहाँ पे कुंभ का ही देख लो। कुंभ में क्या है कि ट्रेन्स चल रही हैं। अब मान लो जैसे कि जो लोग रिजर्वेशन करवा के गए हैं और एसी वाले में रिजर्वेशन करवा के गए हैं, तो है क्या, कितनी ज़्यादा भीड़ है कि जो लोग बाकी लोग हैं वो मतलब गेट तोड़े दे रहे हैं रेलवे के। क्यों? क्योंकि गेट खोल नहीं रहे अंदर से। भाई वो क्यों खोलेंगे? उन्होंने क्यों इस वो उसका रिजर्वेशन दे के करवाया है उन्होंने, लेकिन क्या है, गेट तोड़े डाल रहे हैं पूरा सब भीड़ मिल के। तो ये होता है सिविक सेंस वाली चीज़। खैर, तो अभी आते हैं इस पे, एंड दैट इज़ ये एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है। बिकॉज जो हमारे प्राइवेट गुड्स होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं, और पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं कंज्यूम कर लूँगा तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। एक्सक्लूडेबल का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो कि 10 गाड़ियाँ बनी, अगर एक गाड़ी उसमें से ले ली तो मतलब एक बंदे के लिए मैंने गाड़ी हटा, मतलब एक बंदे का मैंने पत्ता साफ कर दिया। यही तो मतलब है, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में बन रहे हैं। अब लिमिटेड अमाउंट में बन रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी काम करेगा कि मैं पैसे दे के खरीद लूँगा तो बाकी के लिए नहीं बचेगा। यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ परचेज नहीं करनी होती है तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी चलती है। जनरली प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट सेक्टर, जनरली प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। एंड प्राइवेट गुड्स की अगर बात करेंगे तो इसमें पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है। अभी के लिए सिर्फ लिख लो मार्जिनल कॉस्ट, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट एक तरह का एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है पब्लिक गुड में, इसमें ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होता है। ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये, अभी चलो मार्जिनल कॉस्ट जब आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वही है सेम चीज़, कि अगर मैंने कंजम्पशन कर लिया तो किसी और के कंजम्पशन पे फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट बोलती है कि 2 किलो में हम गेहूँ देंगे, 2 किलो और 3 किलो में चावल देंगे, तो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 2 किलो पहले जाके ले लिया तो बाकी के लिए नहीं बचेगा, या फिर मैं ज़्यादा पैसे दे के मैं ज़्यादा ले सकता हूँ। वो सारी चीज़ें सबके लिए सेम रहती हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगनी है कि अगर मैंने खरीद लिया तो किसी और के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। इसमें पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है। अगेन रिपीट, मार्जिनल कॉस्ट हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व के बारे में सीखेंगे। अभी बेसिक्स तक ही रखते हैं। अब आते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क हम इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 3 पार्ट क्या हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब तीनों में अंतर समझते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं, इस प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल के तौर पे फिशिंग, एग्जाम्पल के तौर पे हंटिंग, एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट्री, एग्जाम्पल के तौर पे माइनिंग। जो भी एक्टिविटी एनवायरनमेंट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है डायरेक्टली, वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। इनको रेड कॉलर जॉब्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी में क्या आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर को कभी कभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि इसमें से जो सबसे प्रमुख एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, तो इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्यार से बोल देते हैं। उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल देते हैं। अब ये अलग कैसे है दोनों आपस में? तो बहुत आसान है। प्राइमरी सेक्टर मतलब नेचर से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है, तो नेचर से जो भी चीज़ हम निकालेंगे डायरेक्टली तो बेच नहीं देंगे जाके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इस बंदे, मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनिंग हुई। अब माइनिंग किसी मेटल वगैरह की हो रही होगी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं गोल्ड की माइनिंग हो रही है, आयरन की। तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे उठा के पत्थर और आयरन बेच देंगे किलो, अपना निकालो। भाई तुम लाते हो तो स्टील का कुछ लाते हो ना, कि जैसे स्टील की चम्मच है, स्टील की थाली है, तो स्टील तो नहीं निकल रहा है यहाँ से तो मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, एंड देन आपके घर तक पहुँचेगा।
आप टेबल, ठीक है, आपके घर में आपने हो सकता है अभी आप टेबल आपके सामने रखी हो, तो वो टेबल ऐसा तो है नहीं कि टेबल डायरेक्टली नेचर से मिल गई थी, लकड़ी मिली थी, लकड़ी से देन काम किया गया, उसको मैन्युफैक्चर किया गया, देन आपको मिला वो टेबल, ठीक है। देन यहाँ पर अगर बात करेंगे जैसे कि फिशिंग हो गया, तो काफ़ी लोग मछली खाते हैं, खासकर वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में बहुत खाते हैं, है ना। तो फिशिंग की अगर बात करें तो फिशिंग ऐसे तो नहीं डायरेक्टली आप मतलब निकाल, हाँ कुछ लोग खा भी लेते हैं, लेकिन मेन अगर हम सेल करने के पर्पज से देखें तो उसको पहले सारी चीज़ें उसको एकदम फिनिश किया जाता है, मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चर ये हम बोल सकते हैं किया जाता है, देन उसको सेल किया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट खा रहे हैं, तो बिस्किट में वो गेहूं का बना हुआ है। अब गेहूं ऐसा तो है नहीं कि बिस्किट डायरेक्टली हमें नेचर से मिल गया, हमने उसको प्रोसेस करना पड़ा। तो जो भी चीज़ हमें प्राइमरी सेक्टर से मिली वो एज आ रॉ मटेरियल थी, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया गया इंडस्ट्री में, तो उसको बोल देते हैं सेकेंडरी सेक्टर, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं इसको। These add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. Example, manufacturing, processing, building and construction work. ठीक है, यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को भी नोट करिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन जैसे फॉर एग्जांपल कोयले से हो सकता है, पानी से हो सकता है, तो कोयला हो गया, पानी हो गया, ये सब तो हमें डायरेक्टली नेचर से मिले हैं, ठीक है। अब इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे तब जाके कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। इट हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण में ये मदद करती है हमें, ठीक है। जैसे आप चाइना में देखिए भयंकर लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है। इंडिया में अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे उतना इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई हैं, हम डायरेक्टली प्राइमरी से टर्शरी में शिफ्ट कर गए हैं। इनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं, एंड नॉट डेवलप्ड इन इंडिया प्रॉपरली, वी हैव लीव्ड टू टर्शरी सेक्टर डायरेक्टली। समझ में आई चीज़ कि प्राइमरी से सेकेंडरी में गए, अब सेकेंडरी से टर्शरी में जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि टेबल बन गई, मान लेते हैं कि भाई कोई चीज़ बन गई, ठीक है, मान लेते हैं कि जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं ये सब बन गए, तो अब इनका जो ट्रांसपोर्ट होगा, इनका एडवर्टीज होगा। जैसे मान लेते हैं कि दूध मिला हमें, ठीक है, तो दूध कैसे मिला, डायरेक्टली नेचर से मिला, नेचर मतलब जो भैंस और गाय से। अब उसका क्या होगा, प्रोसेसिंग हुआ, या फिर मान लेते प्रोसेसिंग होकर मिला हमें, क्या बोलते हैं, घी बना या फिर दही बना, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोर्ट, उसकी एडवर्टाइज, वो सब टर्शरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कैसी सर्विसेज, जो इनटैंजिबल नेचर की हों। इनटैंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है, कैन नॉट बी टच्ड, जिनको छुआ नहीं जा सकता है। अब ये सर्विसेज भी ना दो तरह की हो सकती है। पहली बात तो एग्जांपल देख लो, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग हो गया, रिटेल हो गया, टीचिंग हो गया, इनको वाइट कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा अच्छे दर्जे से देखी जाती हैं। अब ये जो टर्शरी सेक्टर है, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम किस में, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं क्वार्टरनरी और क्वीनरी में। किस बेसिस पे, अब जैसे मैं बोल दूं कि जैसे मान लो मेरे यहाँ काम वाली आंटी आती हैं, ठीक है, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अंतर कैसे हमें पता चलेगा कि भाई उनकी जो एक्टिविटी है वो कोई नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, मेरी जो एक्टिविटी है वो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है, वो बिना नॉलेज के नहीं की जा सकती है। तो ये पता लगाने के लिए हमने टर्शरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोला हमने क्वार्टरनरी और एक को बोला हमने क्वीनरी। क्वार्टरनरी हैं जो स्किल्स रिक्वायर करती हैं फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये आपका, इसको हम एजुकेशन सेक्टर टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एजुकेटेड सर्विसेज आती हैं, ठीक है, यानी कि आपको इसमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो टीचिंग, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंसी जो हो गई, ठीक है, या फिर इन जनरल जो अकाउंटेंसी हो गई, ठीक है। आपने देखा होगा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, आपका बैंकिंग हो गया, ठीक है, लॉयर हो गया, ये सब क्या होती हैं, इनमें एजुकेशन की जरूरत होती है, तो इनको हम क्वार्टरनरी बोलते हैं। क्वीनरी क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर क्वीनरी। क्वीनरी की अगर बात करेंगे तो क्वीनरी वो होती हैं जो कि आपका, आप इसे समझ लो कि
इससे भी ऊंचे लेवल पे आएंगी, यानी कि जहां पर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी होगी उसको हम बोलते हैं क्वीनरी। यानी कि जहां पर आइडियाज को लेके काम किया जाता है, आइडियाज पे काम किया जाता है। जैसे मेनली हमारे कंपनी के जो टॉप लेवल सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो हो गए। और कौन हो गए सीईओज के अलावा? सीईओज के अलावा हो गए हमारे जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हो गए, ठीक है, तो इनको जाना जाता है गोल्ड कॉलर जॉब्स के नाम से। अब यहां तक किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। यहां तक किसी को कोई डाउट? मीडिया आपका टर्शरी सेक्टर में आएगा। बाबेश्वर वाले बाबा कौन से में आते हैं? वो भी टर्शरी सेक्टर में आएंगे। ये बस एक डिनोशन है मोहित कुमार, ठीक है, कि रेड हम एग्रीकल्चर को बोल देते हैं रेड कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स जो थोड़ी सी डेंजरस नेचर की होती है, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वर्कर, वो थोड़े डेंजरस वर्क उसको हम कंसिडर करते हैं, तो ब्लू कॉलर में आ जाता है। और ये हमारा टर्शरी वाइट कॉलर जॉब्स में आता है, ठीक है। ऑलराइट, क्वार्टरनरी रिपीट कर दीजिए कृष्णा। ओके, रिपीट करते हैं। ओके सर, मैं यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ के निर्मला सीतारमन बन सकता हूँ? मतलब अपनी बेइज्जती करवा रहे हो क्या? हैं? अब तुम अगर बोलो यहाँ से मैं पढ़ के क्या मनमोहन सिंह बन सकता हूँ, तो समझ में भी आएगा। या फिर यहाँ से मैं पढ़ के किसी इकोनॉमिस्ट का नाम बताओगे तो ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट नहीं है भाई, स्टडीज़, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे आते हैं और क्वार्टरनरी का डिस्कस करना था। तो क्वार्टरनरी एक वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिना एजुकेशन के जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं, वो आती हैं क्वार्टरनरी में, ठीक है। और क्वीनरी और आ जाएंगी जो बड़े लेवल की हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि रोल किसका कितना है, ठीक है, हमारे जीडीपी। तो इसको मतलब ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको अलग से यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो 2011 की जो जनगणना है, 2000 का जो सेंसस है, उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से प्राइमरी सेक्टर, चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही तुम लोगों को? काफ़ी मज़ा आ जाती है सुबह सुबह, है ना। बहुत अलग अलग तरह की चिड़िया आती है, तुम्हें दिखाएंगे किसी दिन। एक तो तुरंत उड़ जाती हैं फ़ोटो खींचो तो, है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो यहाँ पर इनका कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, LFPR में लिख रहा हूँ, यानी कि कितने लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। एंड कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, ठीक है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जो हमारा जीडीपी है। अब जिन लोगों को जीडीपी तो आई थिंक यार पता होगा, जीडीपी तो सभी लोग सुनते रहते हैं, मतलब ठीक है, उतना डिटेल में नहीं पता होगा और इसीलिए तो हम इकोनॉमिक्स में उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इतना तो पता होगा जीडीपी मतलब कोई अच्छी अच्छी चीज़ होती है ना। जीडीपी से हम ग्रोथ को डिनोट करते हैं किसी कंट्री की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करेंगे, या फिर नहीं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर बोल देते हैं बिकॉज मेनली इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आती हैं, 54.6%। सेकेंडरी सेक्टर में 24.3% एंड टर्शरी सेक्टर में रफली 21.1। आप 21 भी याद करने को कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज इन जीडीपी की अगर बात करेंगे तो 14.39%। सेकेंडरी सेक्टर में बात करेंगे 31.46%, और टर्शरी सेक्टर में अगर बात करेंगे तो 54.15%। ये ध्यान रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। यानी कि आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारे इंडिया में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं कहाँ पर? प्राइमरी सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का कहाँ से निकल के आ रहा है? टर्शरी सेक्टर से। सबसे ज़्यादा लोग रोजगार यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका आ रहा है। और सबसे कम लोग हैं टर्शरी सेक्टर में, सबसे कम लोग हैं टर्शरी सेक्टर में, और सबसे ठीक है कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर से प्राइमरी सेक्टर का। जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उसी का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है जीडीपी में, और जहाँ पर सबसे कम लोग एम्प्लॉयड हैं उसके कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है।
जब एक नेशन डेवलप होता जाता है, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ता है, तो टर्शरी एक्टिविटीज़ का रोल बढ़ जाता है, बिकॉज लोगों को अलग अलग तरह की सर्विसेज चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे कि टीचिंग, जैसे कि ठीक है, लोग नॉलेज बेस्ड सर्विसेज ज़्यादा चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब लोग कहाँ पे ये सीखना चाहेंगे कि हाउ टू बेटर कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे अच्छा करें। हाँ, तो जहाँ पर लोग मतलब एक तरह से एक सर्टेन लेवल चीज़ें अचीव कर चुके हैं, ठीक है, पेट भरा हुआ है, सारा कुछ सिक्योर है, तो अब उनको ये कि कैसे हम अच्छे से और बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं। कैसे कि लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं। मेडिटेशन कौन करेगा? मेडिटेशन कोई मजदूर तो करेगा नहीं बैठ के, भाई उसको तो पहले पेट पालना है। तब स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी। मैस्लोस का अगर हम हायरार्की लेवल देखें तो, है ना, पहले हम पेट पालेंगे, देन, है ना, मैस्लो का हायरार्की आई थिंक सभी को पता होगा क्या है, कि हम पहले प्राइमरी अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइफ को, उनको फुलफिल करते हैं, देन वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में नहीं चले जाते हैं, राइट। तो जैसे जैसे एक कंट्री बढ़ता है तो उसमें टर्शरी सेक्टर डेवलप होता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर, जिसको बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन हमारे यहाँ जो बैकबोन बोला जाता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, भले ये बैकबोन लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर नहीं लिखा हुआ ना, लिखा था क्या कहीं पे, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कंसिडर किया जाता है इंडिया में। वैसे इन जनरल अक्रॉस द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इसको माना जाता है, ठीक है। क्लियर है कि टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर था, इसीलिए मैंने आपको बोला था ज़्यादा आज नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है तो बेसिक्स ही हमने पढ़े, और बाकी जिन लोगों को बैच वगैरह में एनरोल करना है तो इंग्लिश का भी है। बाकी जो लोग जीके 3.0 में हैं तो उनको इंग्लिश का अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसी के अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और कुछ आपका डाउट वगैरह होता है तो चैट सेक्शन में जाके आप कुछ भी डाउट अगर आपको पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मतलब डाउट बैच वाले डाउट नहीं, यानी कि जो मैंने पढ़ाया उसको लेके जो डाउट है वो तो आपका जो बैच के अंदर जो आपको डाउट सेक्शन मिलता है उसमें आप पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे इन जनरल, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें, और बाकी ई बुक्स आपको फ्रीली मिल जाएंगी। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा और मजा आएगा करने में। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन करो। पहले हम यूपीएससी के 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, देन उसके बाद एसएससी वाले में भी आएंगे। एंड लेट मी टेल यू एक चीज़, ठीक है, कि प्लीज़ सभी लोगों से विनती है हाथ जोड़ के मेरी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कोई बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन जितने कराऊंगा प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, उससे चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन उसको करके अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन डेली बेसिस पे रखिएगा। मैं अपनी साइड से पूरा अपना एफर्ट डालूंगा कि वो चीज़ आपको समझा दूँ अच्छे से, और सिर्फ वही उतना ही कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो हम इसीलिए क्वेश्चंस भी करते हैं सो दैट आप जज कर सको, ठीक है, कि भाई हाँ जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो टू दी पॉइंट है, वो एकदम रेलेवेंट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहें। अब जितने लोग आज हैं मुझे पता है उतने लोग कल नहीं रहेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रह सकें, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 10 लोग भी मेरी बात सुन के अगर कंसिस्टेंट रह पाए, तो इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ आपको कि प्लीज़ कंसिस्टेंट रहें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। या तो आप शुरू ही मत करें किसी चीज़ को, और शुरू करें तो उसको फिनिश ज़रूर करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को। इन नॉट सिर्फ इसी लेक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। There is generalized commodity production, it has market value. Productive wealth is held predominantly in private hands. Economic life is organized according to market principles. Economic organization is based on the planning, a supposedly rational process of resource allocation. सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात हो रही है। अब आप इन 3 स्टेटमेंट को नीचे वालों को ध्यान से पढ़िए, या फिर आप इन 2 को ध्यान से पढ़िए। ये 2 आपको सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं, जो हम नेटो बोल रहे हैं, फिर जो भी बोल लो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक में पढ़ते हैं, कि सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन में हमें जनरली आंसर देखने को मिलता है। ये बोल रहा है इकोनॉमिक लाइफ, ये तो आपको पक्का पता है, सबको सबने इसको एलिमिनेट कर दिया होगा, हाँ ये तो सही है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा। कैपिटलिस्टिक यानी पूंजीवादी का मतलब ये होता है कि प्राइवेट हैंड में वेल्थ है प्रीडोमिनेंटली, प्राइवेट प्लेयर्स एसोसिएटेड हैं। और कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक में क्या अंतर पड़ा था आप देख लो, चाहे कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक बोल लो, या फिर जो हमने वो 2 तरह के ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, सेंट्रली प्लान्ड जिसको कि हम सोशलिस्टिक बोल रहे थे, और एक तो मार्केट का जो फ्री इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था।
अब यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल्स, यही तो होता है कैपिटलिस्टिक में। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो प्लानिंग करती है, उसके बेसिस पे रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, रिसोर्स एलोकेशन होगा। तो ये होता है आपका सोशलिस्टिक टाइप में, जहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग होती है। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकोनॉमी एमर्ज, निम्नलिखित में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था जो है उसका विचार सामने आया था? तो सबसे पहले जर्मनी में कॉन्सेप्ट निकल के आया था सोशल मार्केट इकोनॉमी का। इस क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड इसको मत करिए, करेंगे इसको भी, लेकिन पहले इसको करिए। ये सिविल सर्विसेज का सवाल है सर, आईएएस वाईएएस बन जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। 2024 का इसी बार का क्वेश्चन है ये, करो इसको जल्दी से। अभी देखो तुमको सीधा सड़क से उठा के सीधा आईएएस बनाते हैं, जल्दी से बनना है ना सबको आईएएस, आंसर करो इसको जल्दी से। गुरुदेव नौकरी लगा दो। चलो भाई, तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डेयरी फार्म, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वेविंग क्लॉथ, तो सही आंसर क्या होगा? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। भैया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने का काम हो रहा है, उसको प्रोड्यूस करने का काम नहीं, मतलब प्रोड्यूस नहीं। अगर प्रोड्यूस कर रहे होते तो क्या आता? प्रोड्यूस कर रहे होते तो आपका वो प्राइमरी सेक्टर आता, ठीक है। देन अगर बात करें डेयरी फार्म प्राइमरी सेक्टर, मिनरल एक्सप्लोरेशन ये क्या है आपका टर्शरी, और वेविंग क्लॉथ सेकेंडरी। तो भाई क्लॉथ की वेविंग हो रही, कपड़े की बुनाई हो रही है। तो भाई हमने देखो, अगर कॉटन लिया, कॉटन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर, उसको बना रहे हैं सेकेंडरी, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं भाई, खनिज की खोज कर रहे हैं, तो टर्शरी में नहीं, वो प्राइमरी में आएगा आपका, ठीक है। प्राइमरी में आएगा जो कि हम मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे डेयरी फार्म, तो डेयरी फार्म बिल्कुल प्राइमरी में आएगा, ठीक है। एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो हम स्टोर कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, सेकेंडरी में कैसे आ जाएगा? ये टर्शरी में आएगा। क्यों? क्यों आप खुद ही सोचिए क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी हम प्रोड्यूस करके लाए हैं उससे अगर कोई रॉ मटेरियल से कोई और चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते, तो वो आ जाता आपका किस में? वो आ जाता क्या बोलते हैं, सेकेंडरी में। लेकिन यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ये सब आपके टर्शरी सेक्टर में आएंगे। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। The activities or services focused on creation, rearrangement, and interpretation of new and existing ideas are referred to as quaternary, quinary, tertiary या फिर secondary। तो क्वाटरनरी में तो भाई नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज आ रही थी, ठीक है। जो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं वो आ रही थी, ठीक है। एंड यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर होगा क्वीनरी, बिकॉज ये आपके डिपेंड करते हैं किसमें? आइडियाज में। क्लियर है यहां तक? अरे नाचो, सही हो गया। नाचो बाद में, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। ये सिविल सर्विसेज 2022 से क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद आप नहीं कर पाओगे। करो, मतलब तुक्का तो मार ही सकते हो। मतलब मैं तो हिंट देता हूँ इसमें, ठीक है। तुक्के की हिंट दे रहा हूँ तुम्हें। मतलब एलिमिनेट द ऑड्स, मतलब ग्रुपिंग करो, यानी कि देखो कि कौन सिमिलर टाइप हैं और कौन अलग अलग टाइप हैं, उसके बेसिस पे ऑप्शन से खेलो। हिंट है आपके लिए, इस चीज़ को भी सीखो। हाँ 3 क्वेश्चन रह गया, मुझे पता है, वही करवा रहे हैं। उसमें अंशिका जी डिसीजन मेकिंग वाले आएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ और जो न्यू और एग्जिस्टिंग आइडियाज़ है वो। अब देखो, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, जो किसान है वो अपनी फसल काट रहा है। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक्स, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। और कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, एक वाणिज्यिक बैंक है, किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार दे रही है। एक कॉर्पोरेट बॉडी है, इशू कर रही है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ठीक है। तो ये पूछा है रियल सेक्टर। अब रियल सेक्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो प्राइमरी पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, टर्शरी पढ़ा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये रियल सेक्टर का जो क्वेश्चन था ये भी सिविल सर्विसेज में पहली बार ही पूछा गया था। वैसे तो 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर रियल सेक्टर का जरा सा जिक्र था, ठीक है। और यहाँ पर एक तरह से पहली बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो रियल सेक्टर एक्चुअल में
इकोनॉमी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं जैसे कि रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में। रियल सेक्टर में आ जाते हैं जैसे कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जैसे ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है ना, इतना तो सबने पता लगा लिया होगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी सेक्टर है। ये यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। क्या प्रोवाइड की जा रही हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहे वो बैंक जो लेंडिंग एक्टिविटी कर रही है या फिर कॉर्पोरेट बॉडी जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को इशू कर रही है ओवरसीज, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। फाइनेंशियल एक्टिविटी रियल सेक्टर में काउंट नहीं होती हैं। तो 3 और 4 एक तरह की थी, तो इनको आपको एलिमिनेट करना था और आंसर आ गया था आपका 1 and 2 ओनली। कितने लोगों का सही था? चलो अब ये हम करते हैं एसएससी के क्वेश्चंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? इनमें से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। एग्रीकल्चर, ठीक है, डैम्स, हाईवेज, पावर, तो भाई नॉट अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो काइंड ऑफ हमारा सेकेंडरी सेक्टर आता है। ठीक है, तो डैम्स बनाया जा रहा है, हाईवेज, पावर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। एग्रीकल्चर तो भाई हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना। ठीक है, क्लियर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी? तो इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है? बताओ भाई। गलत हो रहे हैं तो फिर ध्यान से करो भाई, और ये क्वेश्चन का आंसर लिख दिया करो। तुम लोग ए बी 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 लिखते हो, मैं किसका समझू किसका ए किसका बी बता रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो। ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। पेपर मेड फ्रॉम वुड, अब वुड का एक्सट्रैक्शन जो हुआ होगा वो तो प्राइमरी होगा क्योंकि डायरेक्टली नेचर से हुआ था। अब लेकिन उससे जो पेपर बनाया गया वो तो मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, क्योंकि उसकी हमने क्या करी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करी, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर होगा आपका। ठीक, तो ये तो है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट मेड बाई कंबाइनिंग डेट एंड इक्विटी फंड्स। अब भाई म्यूचुअल फंड ना तो नेचर में मिलते हैं और ना तो इनको प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर में आते हैं आपके। यान में धागा जो बनाया जाता है कॉटन से, अब कॉटन जो निकाला होगा वो प्राइमरी सेक्टर, अब उससे जो धागा बना रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर। शुगर मेड फ्रॉम शुगर केन, यानी गन्ने के जो फसल खड़ी करी गई होगी वो प्राइमरी सेक्टर, और लेकिन उससे जब चीनी बनाई जा रही है इंडस्ट्री में वो आपकी चीनी मिल में, क्या बोलते हैं उसको, चीनी मिल में जो चीनी बनाई जा रही है वो इंडस्ट्री, और वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। विच ऑफ द दीज इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड? इनमें से क्या पब्लिक गुड से एसोसिएटेड है? अब बताओ जल्दी से, क्या पब्लिक गुड से एसोसिएटेड है? हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में क्या अंतर होता है? पब्लिक गुड में क्या होता है कि अगर एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे कंजम्पशन में फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट में पड़ता है। पब्लिक गुड में मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन, यानी फ्री राइडरशिप, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडरशिप इन इट्स कंजम्पशन। येस, इट्स कंजम्पशन इज राइवलरस इन नेचर। नो, राइवलरस नहीं होता है। राइवलरी तो होती है, लड़ाई तो होती है प्राइवेट के लिए कि भाई हम खरीदेंगे, हम ज़्यादा पैसा देंगे, हम ज़्यादा पैसा देंगे, जो ज़्यादा पैसा देगा उठा के ले जाएगा। देर इज़ अ क्लियर लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विच अकर्स थ्रू दी पेमेंट प्रोसेस। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्लियर लिंक नहीं होता है सर। वो होता है जो हमारी फ्री फ्लोइंग इकोनॉमी होती है कि भाई अगर मान लो कि 10 लोग कार की डिमांड या फिर 100 लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर बना रहा है, ठीक है, और 10 और उन मान लेते 100 लोग जो डिमांड करें उनमें से जो सबसे ज़्यादा रेट देगा वो सबसे पहले पाएगा। ठीक है, मान लो कि कार बन पाई 50, लोग कर रहे थे डिमांड 100, तो 50 लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या चलता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डायरेक्ट क्लियर लिंक पे चलता है, वो आपका प्राइवेट गुड होता है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू इट्स कंजम्पशन। नो, पब्लिक गुड आर नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और इनका मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है? जीरो मार्जिनल कॉस्ट। आगे हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। वहीं पे प्राइवेट गुड का मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, देयर इज अ वही मुफ्त का चंदन वाला। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट द रीजन वाई फाइनल गुड्स आर कॉल्ड सो? अभी हमने नहीं पढ़ा है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बारे में। वॉट वॉज द परसेंटेज ऑफ वेमेन वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2011-12? ठीक है, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? ऑप्शंस आपके सामने, थोड़ा सा टफ टाइप क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए तभी आंसर निकल के आएगा। आंसर है 62.8% वेमेन जो हैं वो एंगेज्ड थी, ठीक है, आज़ादी के समय में प्राइमरी सेक्टर नहीं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। और ओवरऑल हमने देखा कि भाई एग्रीकल्चर में कितने लोग इन्वॉल्व थे 2011-12 में, 54.6%, और 2011-12 के आंकड़े के हिसाब से कितने वेमेंस थी? 62.8। ठीक है, वेमेन क्यों ज़्यादा होती है इसमें? क्योंकि
भाई जो आदमी होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में उतनी कमाई होती नहीं है, तो जो घर का पुरुष होता है, आदमी होता है, वो बाहर जाता है, ठीक है, मजदूरी करने, और घर में जो है मेनली खेतों में औरतें काम करती हैं, ठीक है। और क्यों इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी एग्रीकल्चर का कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 14.39%, वो हम जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, बेरोजगारी, तब वहाँ पढ़ेंगे कि एक छुपी हुई बेरोजगारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। The shares of the public sector and the private sector in the production of the steel during the 1990-91 were dash respectively। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था स्टील प्रोडक्शन में? अच्छा स्टील, हाँ पढ़ तो चुके हम लोग केमिस्ट्री। स्टील किसका एलॉय होता है? स्टील इज एन एलॉय ऑफ, और जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्टील में जो साउंड की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एल्यूमिनियम से ज़्यादा नहीं होती है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 46% एंड 54%। अलॉय की अगर बात करेंगे तो स्टील में हम किसका यूज़ करते हैं? तो स्टील में हम बनाने के लिए आयरन का यूज़ करते हैं, प्लस कार्बन इसको स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ करते हैं, और क्रोमियम का यूज़ करते हैं भाई ड्यूरेबिलिटी देने के लिए, और कभी कभी निकल का भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, निकल भी इसमें इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर है? कार्बन का स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है, क्रोमियम इसको ड्यूरेबिलिटी देता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट दिस, अभी पढ़ा नहीं है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी पढ़ा नहीं है 91, 92 वाला, ठीक है। वैसे तो आंसर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ये भी नहीं पढ़ा। फाइनल गुड्स, चलो या तो ये बता सकते हो, ठीक है, ड्यूरेबल, ये तो अभी चलो इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है, जब गुड्स देखेंगे तो तब देखेंगे। यहाँ पर आंसर करिए, विच ऑफ दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। क्या कंपोनेंट है टर्शरी सेक्टर का? माइनिंग एंड क्वेरिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो होटल और रेस्टोरेंट में कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं किसी चीज़ का, सर्विस दी जाती है, तो ये तो टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग जो हो रही है तो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई एक्टिविटी है। वाटर सप्लाई है, ये भी आपकी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। इलेक्ट्रिसिटी ये जो है सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, इट इज़ अ एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर हम या तो कोयला निकाल रहे हैं माइनिंग से, जिन देने से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में, ठीक है। चलो अगला है आपका 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी। अब ये भी अभी नहीं पढ़ा, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब जो ये अनडिक्लेयर्ड इनकम होती है, खैर विच ऑफ द, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो वैसे तो, अगर करना चाहो तो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी, जैसे कि जो ब्लैक मनी चलती है ना, तो पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं, जो इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती है, खराब होती है, क्योंकि ये अनडिक्लेयर्ड इनकम होती है, कभी इकोनॉमी में आ ही नहीं पाती है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अगेन अभी नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, बड़ा मजा आने वाला है आपको इकोनॉमिक्स में, ये पक्की बात है, पक्की बात है भाई, मजा आ जाएगा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के एकदम, ठीक है। मशीन्स, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। अभी भी अगेन नहीं किया, ठीक है, वैसे ये कैपिटल गुड होते हैं, लेकिन अभी किया नहीं है, तो इसलिए अभी इसको करेंगे नहीं। फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ये किस सेक्टर में आती है? कोऑपरेटिव, प्राइवेट, फॉरेन, या फिर पब्लिक? पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट ओन्ड, प्राइवेट का मतलब है प्राइवेट ओन कर रहा है, ठीक है। जॉइंट सेक्टर का मतलब होता है दोनों ओन कर रहे हैं, ठीक है। माइग्रेशन नहीं पढ़ा अभी, चेंज इन्वेंट्री नहीं पढ़ा अभी। हाँ ये बताओ, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है इसमें? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, या फिर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो कौन सी इसमें जॉइंट सेक्टर? जॉइंट का मतलब होता है पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, ठीक है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। क्या 16? ओके सॉरी 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 सॉरी, टर्शरी पूछा था ना, टर्शरी पूछा था, ओके आई एम रियली सॉरी। टर्शरी मतलब सेकेंडरी लिखा है इसको, ये टर्शरी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, मार्क गलत कर दिया था। चलिए तो मशीन्स ये नहीं करना था, ये भी हो गया था। चेंज ये नहीं करना था। हाँ इसमें से जॉइंट सेक्टर इकोनॉमी कौन सी, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? तो ये तो आपकी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, ये प्राइवेट है, ठीक है। एक सेकेंड, स्टील अथॉरिटी तो आपकी ये तो गवर्नमेंट ही है, और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये भी आपका गवर्नमेंट ओन्ड ही है, ठीक है। आई थिंक जितना तो मुझे याद है, सेल तो आपकी ये भी है, क्या बोलते हैं, महारत्न कंपनी भी है ना।
तो इसमें सही आंसर होगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों में चलता है, बिकॉज मारुति तो आपका प्राइवेट होगा और ऊपर के दोनों आपके पब्लिक होंगे। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं करना है अभी, ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोशलिस्टिक सोसाइटी इन द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड। बताइए भैया, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सर आज छुट्टी दीजिए, बस 5 मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रिक छुट्टी दे रहे हैं सर। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं? तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन में यही आते हैं आपके, कौन, जो क्यूनरी एक्टिविटी में आते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए टॉप लेवल के, जैसे मान लो गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, ठीक है, वो। क्लियर? चलो, तो अगर हम बात करेंगे द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, सोशलिस्टिक है बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड। यस, बिल्कुल, लोग को क्या नीड है, ठीक है, उसके बेसिस पे सोशलिज्म जो है चलता है, कि लोगों की क्या मतलब नेसेसिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने दो तरह के इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या डील करता है? तो माइक्रो क्या होता है, जो छोटे लेवल पे डील करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आनंद वाला में बिकॉज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री पूछा है, मारुति उद्योग लिमिटेड तो जितना मुझे पता है ये तो प्राइवेट ही होगा। ठीक है, जो मारुति उद्योग है ये तो, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है ये तो आपका पब्लिक है, एच भी है। ठीक है, आनंद तो है तो यार कोऑपरेटिव, या तो आई थिंक फिर यही होगा, या तो शायद मुझे ये पता ना हो। ठीक है, हो सकता है इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का शेयर होल्डिंग हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कि जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है ये कोऑपरेटिव है, मतलब कि इसमें जो फार्मर्स हैं वो ओन कर रहे हैं, जैसे कि अमूल है, हमारा अमूल कोऑपरेटिव है। ठीक है, वो जॉइंट नहीं है, ये तो गवर्न पब्लिक है ये दोनों। ठीक है, या तो फिर मारुति उद्योग लिमिटेड ही होगा इसका। ठीक है, इसमें जॉइंट सेक्टर, जॉइंट का मतलब होता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों का। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यस, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट बिल्कुल। ठीक है, नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट पूरा जो आउटपुट हो गया, ये सब आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दैट इज ऑप्शन नंबर, क्या पूछा, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? ध्यान रखा करो कि करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है। ठीक है, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ, फ्री मार्केट इकोनॉमी है यानी कि फ्रीली डिमांड और सप्लाई फ्लो कर रही है, यानी फ्री इंटरेक्शन हो रहा है इंडिविजुअल्स का, किसमें, सोशलिज्म में, नहीं कैपिटलिज्म में। ठीक है, किसमें, कैपिटलिज्म में। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। विच ऑफ द गिवन सेक्टर इज लार्जली ड्रिवन बाय कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। दिए गए क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मुख्यतः सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? ठीक है, सोशल वेलफेयर करना है, फॉरेन, कोऑपरेटिव, पब्लिक या फिर प्राइवेट। तो भाई प्राइवेट तो सोशल वेलफेयर नहीं, इसका तो मेन होता है कि भैया प्रॉफिट चाहिए हमको, तो मोटा मुनाफा। ठीक, चलो, ये भाई पता है मेरी जो सिम है, ठीक है, ये दिल्ली की सिम है भाई, दिमाग ख़राब किए रहते हैं। हमें जिता दो, आम आदमी पार्टी वालों का फ़ोन आता है, आम आदमी पार्टी वालों को सबसे ज़्यादा आता है, बीजेपी वालों को भी आएगा, इस बार मुझे ही वो ऐसे बोलेंगे, हेलो मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। भाई एक दिन तो मैं डर गया, मैंने कहा केजरीवाल क्या हो गया, केजरीवाल ने डायरेक्ट मुझे कॉल कर दिया, क्या हमने क्या ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया क्या? फिर मैंने नोटिस किया कि केजरीवाल जी तो मेरी सुन ही नहीं रहे, अपनी बोले जा रहे हैं उतनी देर से। भाई रोज़ कॉल आता है कम से कम आम आदमी पार्टी वालों को 4 से 5 बार। अभी बीजेपी वालों को मैसेज आया था कि मोदी जी को जिताइएगा, हमने कहा ठीक है बिल्कुल। चलो भाई, तो सही आंसर क्या है? एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब ये होता है कि क्या चीज़ ट्रेड, क्या चीज़, 28 का रिपीट कर दो, रिपीट कर दो मतलब, ये तो भाई एकदम पढ़ा हुआ है ना अभी, तो इसमें ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें क्या रिपीट करना? इसमें क्या रिपीट करना? फ्री मार्केट रिपीट करने का मतलब वही फिर से लेक्चर, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ पर फ्री मार्केट है, मैंने फ्री हैं सभी लोग, इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, बेचने के लिए और खरीदने के लिए तो फ्री रहते हैं वैसे भी, लेकिन बेचने के पर्पज से, तो उसको कैपिटलिज्म में होता है। ठीक है, तो एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है जो चीज़ ट्रेड में हेल्प करती है, जैसे कि वेयर हाउसिंग हो गई,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ये सब क्या, ये चीज़ें वो होती हैं जो ट्रेड में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, हेल्प हेल्प कहाँ हो रही भैया, ये तो अभी मेन पार्ट है। जब कोई चीज़ बनेगी नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो फिर एड किसकी करी जाएगी, सहायता किसकी करी जाएगी? सेलिंग बाइंग, ये तो मेन कंपोनेंट होते हैं, प्रोडक्शन, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, ये मेन जो होते हैं, मेन चीज़ें होती हैं, ये एड या ऑक्सिलरी नहीं होते हैं ट्रेड के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी चीज़ें, ये 4 और ये 5वीं जो लिखाई, 5 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट और वेयर हाउसिंग। व्हाट इज दी what is the what is the emigration of a significant proportion of a country's highly skilled and highly educated professional population to other countries offering better economic and social opportunities called? तो जब एमिग्रेशन हो जाता है, हमारे देश के हाईली स्किल्ड लोग, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल देश छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन रॉट नहीं, ब्रेन रॉट क्या है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस बार वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना है, क्या होता है इसका मतलब, क्यों? और आज करंट अफेयर करने वाले हम लोग, शाम को आना ज़रूर, ठीक है? मेरी करंट अफेयर की क्लास में जरूर से आना, ठीक है? तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने ब्रेन रॉट को बन दिया है, दी वर्ड ऑफ द ब्रेन रॉट का मतलब ये है जो तुम रीलें सटकाते रहते हो ना, ये खट 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 चल रही हैं, रीलें पे रीलें चल रही हैं, उसके बाद थक गया हूँ अब, क्योंकि थक गया हूँ रील चला चला के, इसलिए चलो थोड़ी और रील चला लेता हूँ। तो वो होता है ब्रेन रॉट, जहाँ पे तुम्हारी एकदम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। यस, दीप रंजन, मारुति उद्योग से जॉइंट सेक्टर, यस। भैया महारत्न क्वेश्चन नहीं है आनंद जी, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन महारत्न नवरत्न का नहीं है कि भाई 2024 में हुआ था और 2023 का क्वेश्चन है, ऐसा महारत्न थोड़ी ना पूछा उसमें। उसमें पूछा जॉइंट सेक्टर कौन, मारुति वाला ही होगा उसका, ठीक है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर पी, तो ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो भैया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन करो, विच द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल इक्वालिटी, पब्लिक क्लीनलीनेस, हार्मनी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है, ठीक है? Which branch of economics deals with the depletion of natural resources, stock and population, which are result of rapid economic development? Environmental economics, developmental, international या फिर public economics? तो मारुति में सुजुकी और लड़ाई से ये पार्टनरशिप है, तभी वो जॉइंट सेक्टर होगा, क्योंकि उसका आंसर है मारुति वाला ही होगा, ठीक है? चलो, तो विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद दी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड पॉल्यूशन? तो नेचुरल रिसोर्सेज से डील कर रहा है, तो फिर ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। ऑल मिलिट्री ट्रांसफर और काइंड सेंट बाई माइग्रेंट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन और कॉल्ड एज, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है? जो जैसे मान लो कि आपने अभी ये रिपोर्ट्स था ना, मैंने भी इस पर शॉर्ट बनाया था, दैट वॉज कि इंडिया नंबर 1 पे आता है रेमिटेंस। वैसे ये जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो लोग बाहर रहते हैं इंडियंस और वो पैसा भेजते हैं घर में, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर वो डले हुए हैं जो अभी लोगों ने पढ़े नहीं हैं, वो सब डले हुए हैं, ठीक है? एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम दी डैश सेक्टर, बैंकिंग, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर प्राइमरी। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होता है, इसका 50% है उससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज से आता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर से आता है, ऑप्शन नंबर बी।
इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसका पार्ट है, कौन से ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स से आता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो या फिर मैक्रो? इनकम और एम्प्लॉयमेंट, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म। जहाँ पर हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, तो ये आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन नंबर ए। और फादर किसको बोलते हैं माइक्रो का और मैक्रो का? तो माइक्रो का हमारे एडम स्मिथ, जिनको कि हम ओवरऑल फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड मैक्रो का जॉन मेनार्ड कीनीस। जॉन मेनार्ड कीनीस की किताब का नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस। जॉन मेनार्ड कीनीस किस देश से हैं आपसे पूछ रहा है, तो हमने देखा था जॉन मेनार्ड कीनीस इंग्लैंड से हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का क्रिटिसिज्म क्या होता है, मत करो इसको, ठीक है, जब एलपीजी रिफॉर्म्स देखेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। Which economist took the subject of economics away from approaches that focus exclusively on income, growth, utility, with an increased emphasis on individual entitlement, capability, freedom and right? तो इकोनॉमिक्स को इनकम, ग्रोथ और यूटिलिटी से उसका फोकस हटा के इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट, ठीक है, कैपेबिलिटी, फ्रीडम और उस राइट पे लेके गए। तो ये हैं हमारे इंडिया के पहले इकोनॉमिस्ट जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला, अमर्त्य सेन। और इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला, कोई बता सकता है? व्हेन डिड नोबेल, मतलब अभी तक सिर्फ 2 इंडियंस को नोबेल मिला है, एक तो अमर्त्य सेन और एक है अभिजीत बनर्जी, जो कि एक्चुअल में इंडियन क्या हैं, तो बस इंडियन ओरिजिन के हैं, तो वैसे आपके यूएसए में हैं भी, यूएसए के सिटीज़न हैं। उनकी वाइफ एस्थर डूफ्लो और उनको मिला था, ठीक है। तो इनको मिला था 1998 में, 1998 में। छुट्टी, रुक जाओ बेटा छुट्टी। इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ये अभी किया नहीं है, आंसर तो बार्टर होगा, लेकिन ठीक है अभी नहीं किया इसको। नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड इट इज़ नोन एज। व्हेन अ पर्सन, जब कोई पर्सन पे नहीं करता है, ठीक है, पब्लिक गुड के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट गुड बोलते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल बोलते हैं, राइवल से फ्री राइडर। तो फ्री राइडर वही है, मुफ्त का चंदन, गैस में रंदन, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल कौन है? ठीक है, टिस्को है, ठीक है, या फिर खिस्को है, डाबर है या बाबर है, कौन है बताओ? तो ये तो आपका प्राइवेट है, बजाज ऑटो भी प्राइवेट है, डाबर भी प्राइवेट है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर आपका भेल होगा, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। विच तो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल कौन है? भेल पब्लिक है, अभी देखा हमने, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपका ज्वाइंट होगा, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सेल आपका ये भी पब्लिक है, और ये आपका टिस्को प्राइवेट हो जाएगा। ज्वाइंट सेक्टर का एग्जाम्पल कौन है? पब्लिक है, प्राइवेट है, ज्वाइंट सेक्टर है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फोकसेस ऑन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड इनोवेशन? इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे फोकस कर रहा है, कौन 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 कौन? प्राइमरी, नेचर, क्वाटरनरी, यस, सेकेंडरी, इंडस्ट्रीज। नेशनल डिफेंस रोड्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स? तो किस तरह के गुड्स है? नेशनल डिफेंस, रोड, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सब क्या है? रोड हो गया, गवर्नमेंट का प्रशासन हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब पब्लिक गुड में आते हैं, जो कि नॉन राइवालरस होते हैं, जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, जिनका मार्जिनल कॉस्ट जीरो होता है। इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जीडी 2024, द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पीपल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, नो, ये होता है आपका कैपिटलिस्टिक में। अच्छा, कैपिटलिस्टिक ही तो पूछा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जितना आपका परचेजिंग पावर है उस हिसाब से आप गुड को खरीद सकते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द परचेजिंग पावर। एक सेकंड, on the basis of what people need and on the basis of purchasing power, not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power। yes, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यार जिसको अगर मान लो नीड ही नहीं है, ठीक है, मान लो उसके डिमांड ही नहीं है, तो फिर क्यों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कोई नीड ही नहीं है तो कोई चीज़ क्यों प्रोड्यूस करना चाहेगा। इकोनॉमिक्स 2 हफ्तों में कंप्लीट होगी अक्षय कुमार जी, ठीक है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर होनी चाहिए और भाई नीड भी होनी चाहिए उस चीज़ की, नहीं तो फिर कोई क्यों ही पार्टिसिपेट वो करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इन दी सेकेंडरी सेक्टर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर टिपिकली कैरीड आउट? तो बस 2 क्वेश्चन और करो, उसके बाद छुट्टी करते हैं। कोई आ भी गया देखो यार, चलो पहले करो। इन द सेकेंडरी सेक्टर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर टिपिकली कैरीड आउट? प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, टर्शरी में आएगा, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, प्राइमरी में आएगा। प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है। एटीएम बूथ किस में आएंगे? तो एटीएम बूथ क्या कर रहे हैं? नेचर से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर,
पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं। भैया पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, पैसा बनता है जो गवर्नमेंट के जो मिंटिंग जो होते हैं, जहाँ पे नोट बनते हैं या फिर सिक्के बनते हैं, ठीक है। एटीएम बूथ सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको पैसा देने की, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मतलब टर्शरी सेक्टर, ठीक है। फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फाउंडिंग फादर बोलते हैं, अब कोई खड़ा होगा गेट पे, खड़ा रहने दो, ठीक है, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज किस में आएगा आपका? जीडी 2024। तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हो, नेचर से तो जुड़ी एक्टिविटी है नहीं, कोई आप प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी एक सेकेंड, सर्विस सेक्टर में ही आएगा आपका ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड क्या है? डिफेंस या हाउस? तो भाई डिफेंस होता है आपका पब्लिक गुड, हाउस तो प्राइवेट गुड है, ठीक है, प्राइवेट गुड है आपका ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं होता है भैया? ठीक है, तो ये दीवार टूटती क्यों नहीं? चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट प्राइवेट गुड्स? रिवैलरस होते हैं कंजम्पशन में, यस। नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, नो, ठीक है। एक्सक्लूडेबल होते हैं। नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है, नो। पॉजिटिव होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ओनली वन, सीपीओ 2024 सेकेंड शिफ्ट। 2011-12 में व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर? तो देखो इंडियन सेक्टर का कितना सेकेंडरी सेक्टर में था इंडियन वर्कफोर्स का, तो 24.3%। याद है आपको? 54.6%, 24.3% और 21%, ये था पार्टिसिपेशन, ठीक है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का कितना था? तो ये था 14.39%, 31.46%, 54.15%, ठीक है। ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, क्लियर, ठीक है। अब यार आप खुद से कर सकते हैं आई थिंक ये सब, तो है ना, वही सेम बार बार रिपीटेड है। तो यहाँ पे लेक्चर को करते हैं ख़त्म। और जिसको कोर्स में एनरोल करना है, बिकॉज कोर्स में आपका लाइव फ्री स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पे। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए क्लासेस की तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, क्लास नोट्स एंड जो क्विजेज़ वगैरह हैं वो मिलेंगे, ठीक है। एंड कंप्यूटर भी इसी के लिए है, जो CHSL मेंस और CGL मेंस को टारगेट करते हुए। बाकी जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर कंप्यूटर चाहिए आपको, तो आप कंप्यूटर अलग से बैच बन चुका है, उसमें आप कंप्यूटर कोड का यूज़ करिएगा सर, ठीक है। कंप्यूटर या फिर जीके, इन दोनों में से कोई कोड है, वो सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका जीके वाले बैच में एनरोलमेंट है, और उनको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा उस बैच में, ठीक है। जो लोग इस बैच में हैं, जीके वाले बैच में, तो कंप्यूटर कोड का यूज़ कर लीजिएगा या फिर जीके, इन्हीं दोनों में से कोई एक कोड होगा। सर टूर्नामेंट कब से होगा? हमें भी आना है, हरीराम यादव। टूर्नामेंट यार अगले वीक, मतलब इसी सैटरडे, ये जो इस वीक का जो सैटरडे है उसी से स्टार्ट होने वाला है। 2 दिन होगा वॉलीबॉल का, और फिर होगा क्रिकेट का, ठीक है। अभी देखते हैं, क्योंकि पहली बार है, अरेंज करना सारी चीज़ें काफ़ी, मतलब सोचा था कि हो जाएगा आसानी से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पोस्टर्स छपवाना, बैनर्स बनवाना, ठीक है, सो दैट टीम्स को इनवाइट हों, टीम्स को जाके बाकी जगहों में इनवाइट करना, ठीक है। जो थोड़ा चीफ गेस्ट वगैरह आएंगे उनके लिए कुछ वो क्या होता है उसको, मोमेंटो क्या बोलते हैं, शॉल वगैरह, वो जो जीतेंगे डेली मैन ऑफ द मैच उनके लिए कुछ, ठीक है। देन एट द एंड जो, मतलब जैसे नहीं आईपीएल में होता है बड़ा सा चेक होता है, देखा होगा तुमने, हाँ, तो वो बनवाया है, ठीक है, वो देंगे जो लास्ट में जो टीम जीतेगी। वॉलीबॉल के लिए भी एंड क्रिकेट के लिए भी, मैन ऑफ द सीरीज, सारी चीज़ें, पूरा जो किट होता है, बैट बॉल नेट, न जाने क्या क्या सारी चीज़ें, तो काफ़ी है। तो अभी अगर इस बार अच्छा हो जाता है तो फिर अगली बार से लड़कियों के लिए भी करवाएंगे बैडमिंटन और बच्चों के लिए करवाएंगे चेस। पूरा ओलंपिक्स बना दूंगा, मिनी ओलंपिक्स चलेगा मेरे गांव में, ठीक है। फिर तुम लोगों को चीफ गेस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पे आना। नसराज अमित शाह की रैली है मेरे घर के पास से, अच्छा तो क्या करें, तुम्हारे घर में आ जाए हम? 63.08 होगा वुमेन पार्टिसिपेशन, कौन सा क्वेश्चन है?
कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक बार बताओगे? ये वाला है। 63.08 होगा इसमें। चलो मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो, कि इतना तो मुझे याद था 88 था कुछ, लेकिन ठीक है अगर आप बोल रहे हैं तो हो सकता होगा, लेकिन क्योंकि ए और सी तो पक्का नहीं होगा, वो तो मैं भी श्योर हूँ, ठीक है। लेकिन ये 88 में थोड़ा सा मुझे था। अगर ऐसा है तो एक बार चलो मैं चेक कर लूँगा, बाकी चलो अभी आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हो, है ना। सर yesterday Rajasthan PCS concluded many of the questions directly came from your lectures and PYQs. थैंक यू सर, थैंक यू आनंद जी। और पेपर होगा तो सेंड करना आनंद, है ना। कानपुर प्रीमियर लीग भाई, परमार परमारपुरी वाले। 57 रिपीट करना है, एक सेकेंड। आनंद ओ पेपर सेंड करना अगर हो तो, है ना, राजस्थान पीसीएस वाला। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज क्या? कौन है भाई? क्या इसमें क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज? तो ये तो सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी, ओके टर्सरी भी है क्या ऑप्शन में? दोनों है क्या? ओके ओके ओके, दोनों ऑप्शन में है, क्योंकि हम एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो टर्शरी सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमने सर्विस टिक कर दिया। लेकिन जैसे हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, लेकिन माइनिंग को हम एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ी ना बोल देंगे, माइनिंग को तो प्राइमरी बोलेंगे। तो उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जो है आपका, ये आपका टर्शरी सेक्टर बेटर ऑप्शन होगा। अगर टर्शरी ना होता तो सर्विसेज भी हो सकता था, ठीक है। 62.8 ही सही है सर। ले अब 62.8 का आ गया। स्क्वायर में कंफर्म ही करूँगा, चलो ठीक है। जो मैंने पहले लगाया था आई थिंक कुछ लोग बोल रहे हैं वही सही है, तो और मुझे कंफ्यूज किया जा रहा, भ्रमित किया जा रहा, तो मैं यही लगा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अगर चेंज होगा तो मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। कि मेरे हिसाब से तो यही है, लेकिन आई थिंक एक लोगों ने बोला तो मुझे लगा हो सकता है, अगर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं बार बार तो। मोदी भी आया था और योगी भी आया था, अमित शाह से पहले रैली में सब आ गए, आप कब आओगे? कहाँ से हो? 39 फिर से, ओके। 39 फिर से। एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज द बेस्ट डिफाइंड एज इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोड्यूस। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भाई, इंडस्ट्रीज़ का काम क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ का काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, राइट। तो वो कहाँ होता है? सेकेंडरी सेक्टर में होता है, इसलिए। यानी ऐप पे लाइव नहीं चलती है यहीं पे। लोकेश कहाँ सेंड करना है? ये जो नंबर है ना इसी में तो सेंड कर देना, ठीक है। मेरा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो लिखा है, मतलब मेरा नहीं, जो क्वेरी नंबर है ये वो है, ठीक है। तो इसमें आप भेज सकते हो, है ना, ये जो लिखा हुआ है। चलिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, और रेगुलर रहना, ठीक है। लेक्चर्स में डेली, ऐसा नहीं कि एक दिन आ गया और बाकी दिन नहीं आए। सर वो बच्चे आपसे किस नंबर पे आपसे बात करते हैं? वो नंबर सिर्फ खुलता है जब रिज़ल्ट वगैरह आता है तब, बाकी तो वो बंद ही रहता है, ठीक है। वो नंबर यूजुअली तभी खोला जाता है जब रिज़ल्ट वगैरह आता है, और वो नंबर सिर्फ तभी प्रोवाइड किया जाता है, उन लेक्चर्स में ही प्रोवाइड किया जाता है जो लेक्चर्स वो बच्चे देखते हैं, ठीक है। उन्हीं में कहीं मैं बीच में नंबर दे देता हूँ, सो दैट की, है ना। कितने लाख का चेक है?